हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमारे सब्जेक्ट ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो हम जान लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है। तो हमने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, जो कि डील करता था इंडिविजुअल फर्म्स एंड हाउस होल्ड से, उनकी डिमांड के बारे में, उनकी सप्लाई के बारे में। लेकिन ये तो बात हो गई हमारी इंडिविजुअल लेवल पे, एक फर्म की बात कर ली या एक कंज्यूमर के बिहेवियर की बात कर ली। लेकिन जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी की। और इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं तो हम किसी एक बंदे की या एक फर्म की बात नहीं कर रहे, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पूरी देश की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वो पूरी इकोनॉमी को, पूरे देश को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस लेवल हो गया, जीडीपी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ऐसे ही उसका एक टॉपिक है नेशनल इनकम, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो हर एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहते हैं, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फर्म सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर का बेसिकली एक इकोनॉमी में 2 ही रोल होते हैं। पहला, दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उनको कंज्यूम कौन करता है? हाउस होल्ड्स ही करते हैं, है ना। हम, आप लोग सब, हम क्या है? कंज्यूमर ही हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोड्यूस करता है, हम उनको यूज़ करते हैं अपनी वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा हाउस होल्ड्स का रोल होता है, दे आर द ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या मतलब है? जो हमारा फर्म सेक्टर या फिर प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो यही प्रोड्यूस करता है। अब ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए उसको कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, जिनका इस्तेमाल करके वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा या फिर सर्विसेज रेंडर करेगा। तो वो सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उन्हीं को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जो कि हमारे हाउस होल्ड्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? द गवर्नमेंट सेक्टर इज अ सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी दैट इंक्लूड बोथ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस। अब जैसे हम देखें कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड है, जिन्हें हम पब्लिक कंपनीज कहते हैं। तो गवर्नमेंट का भी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। गवर्नमेंट काफ़ी सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, काफ़ी सारी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज भी होती हैं जो बहुत सारी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम बात करें इंडियन रेलवेज़ की, तो वो भी गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है ना। और गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर काम किसके लिए करती है? वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम नहीं करती गवर्नमेंट, वेलफेयर के लिए करती है। चौथा और आखिरी सेक्टर होता है हमारा फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर से हमारा मतलब है, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो यानी कि बाहर की कंट्री से जो भी हमारा रिलेशनशिप है, उसे हम फॉरेन सेक्टर कहते हैं। तो ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरैक्शंस बिटवीन इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रेफर टू एज एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। चाहे हम गुड्स को इम्पोर्ट करें या फिर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करें, तो ये जो इंटरैक्शन हो रहा है हमारे कंट्री के बाहर जिन भी लोगों से, वो हम हमारे किस में आते हैं? फॉरेन सेक्टर में आते हैं। अब देखो क्या होता है, जो ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसी होती हैं? नेवर एंडिंग होती हैं। नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आज मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल मिल जाएगा, तो कल को मुझे लैपटॉप चाहिए होगा। लैपटॉप मिल जाएगा तो फिर मेरे को क्या चाहिए होगी? कार चाहिए होगी। कार मिल जाएगी तो फिर मुझे कुछ और चाहिए होगा। मेरी ज़रूरतें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। एक चीज़ मिलती है फिर मुझे लगेगा अरे मुझे दूसरी चीज़ की ज़रूरत है। और साथ साथ वो क्या होती है? रेकरिंग होती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आज मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया तो मुझे दोबारा ज़िंदगी में कभी फ़ोन चाहिए ही नहीं, मैं दोबारा नहीं लूँगी। या आज मैंने कपड़े लिए तो मुझे दोबारा ख़रीदने ही नहीं है, वही मेरे हमेशा चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता। ह्यूमन वांट्स जो होती हैं वो नेवर एंडिंग और रिकरिंग होती हैं। उन्हें हम कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। बट इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होते हैं। और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है?
रॉ मटेरियल्स की, या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली 4 ही होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। मैं कहाँ लिखूँ, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर। आई गेस मेरी स्पेलिंग सही हो, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब हाउस होल्ड जो हैं वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं, और वो ये फैक्टर सर्विसेज किसको प्रोवाइड कराते हैं? हमारे फर्म्स को प्रोवाइड कराते हैं, जो इनको यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे हाउस होल्ड्स भी यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, और हम उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे बेसिकली 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। 2 सेक्टर इकोनॉमी को हम प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि हम इस मॉडल में मान के चलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं, और वो दोनों कौन कौन से हैं? एक है हमारा हाउस होल्ड, जो हमारे ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, और दूसरा हमारा फर्म सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर है ना। तो बेसिकली होता क्या है, एक होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। इधर हमारे पास हाउस होल्ड है, और इधर है हमारे पास फर्म्स। हम 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसे हम प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। इसको भी अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, तो अब जो हाउस होल्ड्स हैं वो कौन है? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि हाउस होल्ड जो हैं वो अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, वो किसको प्रोवाइड कराते हैं? सिर्फ फर्म्स को। कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर की जगह मैं डायरेक्ट फैक्टर सर्विसेज लिख देता हूँ, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। सॉरी, हमने एज्यूम किया कि जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो ये फैक्टर सर्विसेज किसको प्रोवाइड कराते हैं? फर्म्स को। इकोनॉमी में और कोई सेक्टर नहीं है, ना गवर्नमेंट है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है। अब फर्म्स क्या करते हैं, इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। वो गुड्स एंड सर्विसेज इनसे कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड्स खरीदेंगे। तो इन्होंने इन्हें क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज दी, ठीक है। दूसरा, अब फर्म्स क्या करेंगे? हाउस होल्ड्स को, अब उन्होंने उन्हें फैक्टर सर्विसेज दी थी, तो उसके बदले फैक्टर सर्विसेज को फैक्टर पेमेंट भी तो करेंगे। फ्री में कोई सर्विस नहीं देता। मैं तुमसे कहूँ कि भाई तुम्हें ना अपना ये तुम्हारा लैंड खाली पड़ा है, मेरे को फैक्ट्री लगानी है तो मेरे को दे दो, तो तुम क्या कहोगे कि ठीक है चलो इतना रेंट है, जैसे मान लो 15,000 रुपये महीने का रेंट है, आप ले लो, है ना, तो मुझे वो रेंट पे करना पड़ेगा। तो ऐसे जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उसके बदले फर्म्स को फैक्टर पेमेंट देनी पड़ती है, यानी कि उन सर्विसेज के बदले पैसे देने पड़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर पेमेंट। वो किस फॉर्म में होती है? लैंड को क्या दिया जाता है? ये लैंड है तो दूसरा लेबर है, ठीक है। लैंड के बदले दिया जाता है रेंट, लेबर को दी जाती है वेजेस, ठीक है। कैपिटल पे क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, अब हाउस होल्ड के पास जो है वो फैक्टर पेमेंट आ गई। अब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जितना हाउस होल्ड ने कमाया, ये जो फैक्टर पेमेंट उसे रिसीव की, अब वो क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बनाई है उसको खरीदेगा ना, तो क्या करेगा? फर्म को पैसे देगा। तो बेसिकली ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो चलती रहती है। क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हाउस होल्ड जो थे वो ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, और फर्म्स हमारे कौन है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर है।
हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फर्म्स को प्रोवाइड की। फर्म को दिया कि ले भाई तू फैक्टर सर्विसेज ले और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर। फर्म ने उन्हें यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की। उसके बदले उसने उन्हें क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज तो दी ही दी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, वो हाउस होल्ड सेक्टर खरीद रहा है। और साथ साथ फैक्टर सर्विसेज के बदले या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले उसने क्या किया? फैक्टर पेमेंट दी। अब ये जो पैसा हाउस होल्ड के पास आया उससे उन्होंने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया और वो गुड्स एंड सर्विसेज लिए जो फर्म ने प्रोड्यूस किए थे, ताकि ये लोग अपनी नीड्स एंड वांट्स को क्या कर सकें? सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, यही यहाँ पे साफ सुथरे डायग्राम में भी लिखा है। ठीक है ना, इन्होंने फर्म्स यहाँ पे लिखा है, हाउस होल्ड इधर, बट एक ही बात है। अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं, यहीं पर ही देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे ना दो चीज़ों का फ्लो हो रहा है, एक तो सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, और एक किसका हो रहा है? हमारा मनी का, पैसे का भी तो हो रहा है फ्लो। एक हमारा किसका हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसे हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो बोलते हैं। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो बोलते हैं। और जो पैसे का हो रहा है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट का, इसको हम क्या बोलते हैं? मनी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह के फ्लो होते हैं। चलो, ये एक इन्होंने भी डायग्राम बना के दिया हमें। आगे चलते हैं। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली होता क्या है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from the households to the firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. तो जो हमने पीछे पढ़ा इसने वही वर्ड्स में बोला। उसने क्या बोला कि जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या होता है? एक साइकिल होती है। साइकिल मतलब एक सर्कुलर मोशन में, है ना, इसका ना कोई आदि है ना अंत, यानी कि ना शुरुआत है ना खत्म है, ये चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहेगा। अगर प्रोडक्शन कभी बंद हो गई तो ह्यूमन की जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी। हमारी ज़रूरतें थोड़ी ख़त्म होती हैं, हमें तो चीज़ें चाहिए ही रहती होती हैं। एक चीज़ मिल गई तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिल गई तो तीसरी चाहिए। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूस है, प्रोडक्शन कभी बंद ही नहीं होता। ठीक है, तो उसने बोला कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या होता है? एक साइकिल होता है ऑफ इनकम जनरेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इनकम जनरेट होती है वो कैसे हो रही है? जो फर्म्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं और उसके बदले क्या दे रहे हैं? फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्म्स ने क्या किया? फैक्टर सर्विसेज ली, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई और हाउस होल्ड्स को बेच दी। अब हाउस होल्ड्स को बेची तो उसके बदले फर्म्स को क्या मिला? पैसा, है ना। तो इनकम जनरेट होगी प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्म्स के लिए। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज बेच के जो पैसा मिला वो इनकम उन्होंने क्या की? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। रेंट दिया, वेजेस दी, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, देन फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जो थे वो थे ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्हें ये सब मिल गया, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब वो ये इनकम लेकर कहाँ गए? मार्केट में गए और उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने प्रोड्यूस की थी उस पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, यानी खर्चा किया और वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लाए जो उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो बेसिकली हुआ क्या? इनकम शुरू कहाँ से हुई? फर्म्स से। फर्म्स ने फैक्टर सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड्स को इनकम पेमेंट करी। ठीक है, फिर हाउस होल्ड्स ने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, तो वापस पैसा किसके पास आ गया? फर्म्स के पास। फर्म्स फिर से क्या करेंगे? प्रोडक्शन करने के बाद फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट करेंगे, वो पैसा हाउस होल्ड फिर से क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करेगा। तो ये जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का, हाउस होल्ड से फर्म में, फर्म से हाउस होल्ड में, ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज में क्या होता है? इसमें होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है हमारा, इसमें क्या होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच के फर्म्स को पैसे मिले, है ना, फर्म उससे क्या करती है? फैक्टर पेमेंट करती है।
है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वो इनकम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इसीलिए वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। और डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, जो फैक्टर पेमेंट फर्म्स ने हाउस होल्ड को की वो हाउस होल्ड के लिए क्या है, इनकम है। अब इनकम का हाउस होल्ड क्या करेगा, सॉरी, इनकम का हाउस होल्ड क्या करेगा, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो खर्चा करेगा किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो किसने बनाई है, फर्म। तो डिस्पोजिशन फेज में क्या हो रहा है, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड, है ना, फॉर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो जनरेशन में क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर पेमेंट दी गई। और डिस्पोजिशन फेज में क्या हुआ, जो फैक्टर इनकम रिसीव हुई थी उसका हमने एक्सपेंड किया गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। ठीक है, तो आई होप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसकी डेफिनेशन, डायग्राम और उसके तीनों फेजेस आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो। कि स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो या तो स्टॉक वेरिएबल होते हैं या फिर वो फ्लो वेरिएबल होते हैं। अब स्टॉक वेरिएबल क्या होते हैं, जो वेरिएबल हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं उन्हें हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। और जो वेरिएबल हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं उनको हम फ्लो वेरिएबल कहते हैं। तो स्टॉक इज डिफाइंड एज वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, whereas flow क्या होता है, sorry, those variables which are measured over a period of time। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि आज डेट है, जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन डेट है 25 ऑफ जुलाई। तो मैंने कहा कि जुलाई 25 को तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो मैं कौन सी बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आज के डेट से बताओ मुझे, पूरे साल मत बताओ, है ना। तो आज के डेट में कितने पैसे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पूछूं तो वो स्टॉक है। और फ्लो क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि पूरे साल, है ना, अगर मैं पूछूं कि पूरे साल तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा आया ये बताओ, पिछले एक साल में तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, और जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो फ्लो। टाइम डायमेंशन की बात करें तो स्टॉक डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन अटैच्ड विद इट, जबकि फ्लो हैज़ अ टाइम डायमेंशन अटैच्ड विद इट। नेचर स्टॉक का क्या होता है, स्टैटिक इन नेचर होता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होता। जबकि फ्लो जो है वो चेंज होता है, क्योंकि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में बताओ मुझे कि हमने, तुम ये बता दो कि कितनी कार सेल की, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होगा, चेंजेस आए होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायनामिक इन नेचर होता है, यानी कि चेंजेस आते रहते हैं, चीज़ें हमेशा स्टेबल नहीं रहती, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चीज़ें स्टेबल ही रहेंगी। एग्जाम्पल देखें तो बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, वेल्थ, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डेट पे पूछूं, या फिर मैं पूछूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, मैं पूछूं कि बताओ ईयर 2024 में टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स बताओ या टोटल नंबर ऑफ डेथ्स बताओ। ठीक है, और फ्लो के एग्जाम्पल क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। स्टॉक और फ्लो में बेसिकली बस डिफरेंस इतना ही है, इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं। तो अभी हमने बताया था कि दो टाइप के फ्लो होते हैं, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। रियल फ्लो जिसे हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, ये क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे लिखा भी वही है, द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी इज नोन एज रियल फ्लो। तो रियल फ्लो यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो कैसे कैसे हो रहा है, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज गई। एक मिनट, ये इन्होंने डायग्राम उल्टा लगा दिया मेरे को लग रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड तो ये है ना, तो हाउस होल्ड से
फैक्टर सर्विसेज गई फर्म्स के पास, ठीक है, और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज गई हाउस होल्ड के पास। ये क्या है, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो, ठीक है। दूसरा होता है हमारा नॉमिनल फ्लो या फिर मनी फ्लो। ये क्या होता है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। तो हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज पे, और फर्म्स क्या दे रहे हैं, उन्हें फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बीच में क्लियर होगा, रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड और मनी फ्लो मनी से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, तो डोमेस्टिक टेरिटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है समझने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो लेमन लैंग्वेज में बात करूँ मैं, अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी बोलूँ तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारी कंट्री के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, है ना। कि अगर मैं इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बात करूँ तो जो मैप में हम एरिया देख सकते हैं हम वही समझेंगे, लेकिन इकोनॉमिक से पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तक लिमिटेड नहीं है। Along with the political frontiers of a country, domestic territory also include first embassies, military establishments, consulates of a country located abroad। मतलब कि जैसे इंडियन एम्बेसीज होती हैं दूसरी कंट्रीज में, ऐसी दूसरी कंट्रीज की भी होती हैं। तो मतलब अगर इंडियन एम्बेसी किसी भी कंट्री में है, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, जहाँ कहीं भी है, वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो हमारी एम्बेसीज, हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, हमारे कॉन्सुलेट्स जो कि अब्रॉड में लोकेटेड है, यानी कि बाहर किसी कंट्री में लोकेटेड है, लेकिन वो पार्ट किसका है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सेकंड, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। यानी कि हमारे कंट्री के रेजिडेंट की कोई मान लो कि शिप है या फिर एयरक्राफ्ट है, जैसे एयरप्लेन्स वगैरह मान सकते हैं, जो 2 कंट्रीज के बीच में ऑपरेट कर रहा है, चाहे उसमें इंडिया आता भी ना हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में मान लो कोई फ्लाइट चल रही है जिसका ऑनर जो है वो कौन है, कि इंडियन रेजिडेंट है, तो उस केस में जो भी इनकम होगी उससे वो हमारी होगी, और जो वो एयरप्लेन है या वो हमारा जो शिप है वो भी किसका होगा, हमारा ही तो होगा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है एयरप्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन जापान एंड रशिया आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि वो ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, हमारी कंट्री के रेजिडेंट का जो है वो उसका ऑनर है, वही उसको चलाता है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, दूसरी कंट्रीज की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। देन थर्ड इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स operated by the residents of a country in the international waters where they have exclusive rights of operation। जैसे जो हमारे इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, जैसे इंडियन ओशन हो गया, है ना, वहाँ पे एक परमिसिबल एरिया होता है जिसमें आप लोग जो हैं जाकर नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें दो वो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ का पार्ट है, लेकिन क्योंकि उस पर हमारा हक है कि हम वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन फिशरमैन ऑपरेट्स इन फिशिंग बोट इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ पैसिफिक ओशन, इट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता, एम्बेसीज, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्सुलेट्स ऑफ फॉरेन कंट्री। ऑब्वियसली जब हम कह रहे हैं कि फॉरेन कंट्री में जो एम्बेसीज, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स और कॉन्सुलेट्स हैं हमारे इंडिया के, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ऐसी दूसरी कंट्री भी तो कहेगी कि भाई तुम्हारी कंट्री में, इंडिया में जो हमारी कंट्री के एम्बेसीज हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि तुम्हारी, है ना। Then second, any international organization such as WHO, UNO located within the geographical boundaries of a country। तो जो भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जहाँ कहीं भी लोकेटेड हो, जिस भी कंट्री में, वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती, वो अलग से इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा
तीन चीज़ें और आती हैं हमारी एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कॉन्सुलेट्स, सेकंड हमारे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, एंड थर्ड फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है, विच आर ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर। और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता? दूसरे देशों की एम्बेसीज, मिलिट्री कॉन्सुलेट्स, सॉरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स एंड कॉन्सुलेट्स, और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट हमारा होता है खत्म। अब हम आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स में। अब नॉर्मल रेजिडेंट बेसिकली होता क्या? अब एक कंट्री में हम नॉर्मल रेजिडेंट किसको कहेंगे? किसी भी पर्सन यानी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो उस कंट्री में रहता हो 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए, और दूसरा उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाई करता हो, तो हम कहेंगे कि वो उसी कंट्री का रेजिडेंट है। मतलब कुछ समझ में नहीं आया? जैसे मान लो एक इंसान है, ठीक है, अब वो इंडिया में रह रहा है 3 साल से, मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए अगर कोई बंदा एक कंट्री में रहता है, और दूसरा उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? यानी कि उसकी जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग, ये सब भी वो वहीं रहकर कर रहा है, इंडिया में रहकर ही कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये एक इंडियन रेजिडेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई एक इंसान है जो इंडिया में रह रहा है मान लो 6 महीनों से, 6 महीने ही रहा वो, और उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी हो सकता है वो यहाँ अर्न कर रहा हो, लेकिन जो भी उसका खर्चा है, सेविंग है, वो सब वो कहाँ कर रहा हो? जिस कंट्री का वो है। जैसे मान लो ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, तो ये सारे पैसे कहाँ भेज रहा होगा? अपने घर पे ऑस्ट्रेलिया भेज रहा होगा। तो ये जो है, ये मनुष्य नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट से रिलेटेड क्या लिखा है कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से दो चीज़ें होती हैं। पहला, रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता हो, पहली बात। दूसरा ये कि he carries out the basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location। accumulation का मतलब सेविंग ही होता है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी मनुष्य एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि बेसिक अर्निंग, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग भी उसी कंट्री में होगी, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। ठीक है, अब नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन नहीं आता? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, ये नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आते। जैसे 15 दिन 20 दिन घूमने आए वो इंडिया, तो ऐसा थोड़ी है वो इंडिया के रेजिडेंट हो गए, 15-20 दिन बाद वो अपने घर तो जाएंगे वापस। दूसरा, हमारे फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स, ऑफिशियल्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। देखो, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के जो एम्बेसीज हैं, है ना, वो तो वैसे भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो उसने तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह ही नहीं रहा, वो तो रह ही अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहा है, तो वो भी हमारी नॉर्मल रेजिडेंट की गिनती में नहीं आएगा। तीसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। चौथा, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे हमारी कंट्री में, ठीक है। वो कहाँ के रेजिडेंट होंगे? जिस कंट्री से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में उसने लिखा है, अ जापानीज वर्किंग एट WHO हेडक्वार्टर्स विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ जापान, वो जापान का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। देन फिफ्थ इज क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स, ठीक है। और बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स कौन होते हैं? जो बॉर्डर के पास नहीं रहते लोग, है ना, और वो ऐसे मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं दिन में काम करने, फिर वापस शाम को अपने घर चले गए, तो वो 1 साल से ज़्यादा के लिए थोड़ी ना रहे यहाँ पे, वो तो सुबह आए शाम को चले गए, ठीक है, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होते। तो हमें दो ही कंडीशन याद रखनी है नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए। पहला, वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहें, और दूसरा, उनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में होना चाहिए, ठीक है। चलिए,
आगे चलते हैं, बात करते हैं हम अब फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम की। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम होता क्या है? फैक्टर इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं अपनी सर्विसेज के बदले। जैसे लेबर है, उसने काम किया तुम्हारे लिए, तो उसके बदले उसको क्या मिली? वेजेस मिली। ठीक है। ऐसी कोई इंसान है जिसकी एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसको तुमने रेंट पे लिया, अपना ऑफिस खोला और अपना काम किया। ठीक है। तो उसने क्या किया? तुम्हें अपनी बिल्डिंग दी, वहां पे तो तुमने ऑफिस खोला, तो उसके बदले वो क्या लेगा? रेंट लेगा। तो ये बेसिकली एक तरह से उसने तुम्हें एक एसेट प्रोवाइड किया, या फिर तुम कह सकते हो कि एक सर्विस प्रोवाइड की उसने तुम्हें। ठीक है। तो उसके बदले उसे क्या मिला? रेंट मिला। सिमिलरली जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ऑफ कोर्स हमारे पास कितने भी फिजिकल रिसोर्सेज क्यों ना हो, मेरे पास बढ़िया से बढ़िया मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर ही नहीं है जो उस बिजनेस आइडिया को लेकर आए, जो बताए लोगों को कि इनका इस्तेमाल करना कैसे है, तो बिना उसके सब बेकार है। तो हम एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं? हम उसे प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि वही एक इंसान होता है जो कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है। ठीक है ना, वो रिस्क भी बियर करता है, वो सारे बिजनेस ऑपरेशंस को भी चला रहा है। ठीक है। तो बेसिकली फैक्टर इनकम क्या होती है? जो हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के बदले अर्न करते हैं, वो हमारी फैक्टर इनकम होती है। जबकि ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम होती है फालतू में जो ऐसी मिल जाती है ना, वन साइडेड, जैसे वन साइडेड प्यार होता है, ऐसे ही। इसके बदले तुम्हें कोई सर्विसेज, कोई गुड्स प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें पॉकेट मनी मिल जाती है। ठीक है। ऐसे मतलब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे पेंशन दी जाती है, तो पेंशन के बदले हम कोई काम थोड़ी कराते हैं बुजुर्गों से, या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है ना। तो वो सब क्या होती है? ट्रांसफर इनकम होती है, यानी उसके बदले सामने वाले व्यक्ति को कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देने, उसे ऐसे ही इनकम दे देते हैं। और जबकि फैक्टर इनकम क्या होती है? जब तुम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, तो उसके बदले जो तुम्हें इनकम रिसीव होती है वो तुम्हारी फैक्टर इनकम है। अब देखा जाए तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए हम फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं, ट्रांसफर इनकम को नहीं करते। ठीक है। क्योंकि नेशनल इनकम में हम क्या देखना चाहते हैं कि भाई कितना लोगों ने अर्न किया। समझ रहे हो? ये तो अर्न ही नहीं किया ना, ये तो हमें मिल गया। जैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हें पॉकेट मनी दी, ठीक है, तो वो क्या हुई? ट्रांसफर इनकम हुई, तुमने कोई अर्न थोड़ी ना किया। तो हम जब भी नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो हम हमेशा फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं, क्योंकि यह बताता है कि हमने इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया होगा, जिसके बदले ये इनकम जनरेट हुई है। अभी आगे जब हम मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो ये बात और ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि उसका फॉर्मूला में ये हम चीज़ यूज़ करेंगे। तो मीनिंग पढ़ लेते हैं। It refers to the income received by factors of production for rendering factor services in the production process. जबकि ट्रांसफर इनकम क्या होता है? It refers to the income received without rendering any productive service in return. Then second, nature. It is included in both national income and domestic income. Whereas the transfer income is neither included in national income nor in the domestic income. कॉन्सेप्ट की बात करें तो इट इज़ एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, ये कमाया जाता है। इट इज़ अ रिसिट कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ मिल जाता है, कमाने की जरूरत नहीं है, ये मिल जाता है। ठीक है। फिर रिसिपेंट, इट इज़ रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज़ जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट को भी हम टैक्स देते हैं ना, कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है क्या हमें उस टैक्स का? नहीं मिलता, तो वो भी क्या होता है? ट्रांसफर इनकम ही होता है। ठीक है। तुम गवर्नमेंट की भी बुराई कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है हमारे एग्जाम्पल्स में, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हो गया एग्जाम्पल? टैक्स, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। सच में कोई बुराई नहीं करनी गवर्नमेंट की। ठीक है। तो आई होप फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के बीच में फ़र्क समझ में आ गया होगा। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं। यूनिलेटरल क्योंकि ये एक तरफा होता है, यहाँ पे सिर्फ मिल रहा है, आ रहा है सब कुछ, जा कुछ नहीं रहा। जबकि ये क्या होता है? बाइलेटरल होता है। बाइलेटरल टू साइडेड है, तुम सर्विसेज और गुड्स दे रहे हो तो इनकम आ रही है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स पे। अब फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स होता क्या? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो
कंजम्पशन के लिए तैयार है, मतलब एकदम, या तो उनको कंज्यूम कर लो या फिर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बनाए गए हैं। जैसे मान लो कि हमने एक कार खरीदी, ठीक है, अब मैं हूँ हाउस होल्ड, तो मैंने किसके लिए खरीदी होगी? अपने यूज़ के लिए, कि मुझे कहीं जाना है, जैसे मुझे रोज ऑफिस जाना है तो मैं वहाँ से कार से चले जाऊँ, ठीक है, या मुझे किसी रिलेटिव के घर जाना है, किसी फैमिली फंक्शन में जाना है, तो मैंने कार खरीदी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या हो गया? कंजम्पशन पर्पस हो गया। अब मान लो मैंने कार खरीदी और मैंने उसे ना एज अ टैक्सी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या होगी? मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगी, है ना। मैंने उससे मैं क्या कर रही हूँ? मैं आगे अर्न कर रही हूँ, ठीक है, तो उस केस में वो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट। तो कार यहाँ पे क्या? फाइनल गुड है, वो बन के तैयार है, मेरी मर्जी है चाहे मैं उसे पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करूँ, यानी कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ करूँ, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ करूँ। तो फाइनल गुड्स पे दो प्रकार के एक्सपेंडिचर इनकर किए जाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ओके। ये पता नहीं बीच में क्या हो गया। देन आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं फर्दर, या तो हम उसे आगे रीसेल कर देते हैं। जैसे मान लो मैं गई एक होलसेलर के पास और मैंने उससे शुगर खरीदी, ठीक है, अब मैं हूँ क्या? रिटेलर, तो मैं आगे हाउस होल्ड्स को बेचूंगी। जैसे मैंने मान लो उससे 50 kg ऑफ शुगर खरीद ली और अब मैं आगे बेचती रहूँगी 1 किलो 2 किलो जितनी जिसको चाहिए हो। तो रीसेल पर्पस के लिए अगर मैंने कुछ खरीदा तो वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। या फिर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे मान लो मेरी स्वीट शॉप है तो मैंने शुगर खरीदी, अब मैं उससे मिठाइयाँ बनाऊंगी, फिर मिठाइयाँ बेचूंगी, तो उस केस में शुगर क्या हो गई? एक इंटरमीडिएट गुड हो गई। बेसिकली एक गुड जो है वो फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी, डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज क्या है, मतलब वो इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। अगर मैं चीनी लाई और मैंने उसे अपनी चाय में कॉफ़ी में डाली और मैंने कंज्यूम कर ली, तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। लेकिन अगर मैं चीनी लाई, मेरी स्वीट शॉप की दुकान है, मैंने मिठाइयाँ बनाई और फिर मिठाई बेची, तो मेरे लिए स्वीट्स क्या है? एक इंटरमीडिएट, सॉरी शुगर क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, whereas intermediate goods are those goods which are used either for resale or for further production in the same year. in the same year से क्या मतलब है? जैसे मान लो कि मैंने कोई सामान खरीदा, जैसे मान लो मैंने शुगर ही खरीदी, मैंने एक साथ 100 kg ऑफ शुगर खरीद ली, ठीक है, अब साल जो है वो खत्म हो गया। जीडीपी जैसे हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं ना, नेशनल इनकम वही होता है, हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं कि साल 2019 की कितनी, साल 2020 की कितनी। तो जैसे मान लो भी 2023 खत्म हुआ है, तो मैंने 2023 में 100 किलो चीनी खरीद ली। अब क्या हुआ कि 2023 तो खत्म हो गया, लेकिन चीनी खत्म नहीं हुई, चीनी बच गई मेरे पास 20 kgs जो मैं नेक्स्ट ईयर यूज़ करूँगी। अभी जो 20 kgs मैं नेक्स्ट ईयर यूज़ करूँगी ना, ये मेरा इंटरमीडिएट गुड नहीं होगा, ये उस साल 2023 की जीडीपी कैलकुलेट करते हुए हम क्या मानेंगे? उसे फाइनल गुड मानेंगे, समझ गए। और बाकी जो 80 kgs है उसको हम क्या मानेंगे? उसको तो हम इंटरमीडिएट गुड ही मानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए फॉर फर्दर प्रोडक्शन द सेम ईयर। तो अगर मैंने कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा, अगर मैंने उसको सेम ईयर में यूटिलाइज कर लिया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो मेरा इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर मैंने उसे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया तब मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है? एक फाइनल गुड है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर। दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। फाइनल गुड्स को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में या फिर डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है ना, वो पहले से ही फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने देखो अभी एग्जांपल बताया था कि मैंने शुगर खरीदी, अब मैं उससे मिठाई बनाऊंगी और फिर आगे बेचूंगी। तो जो मैंने मिठाई की कॉस्ट प्राइस, मतलब जो मैंने उसका सेलिंग प्राइस रखा होगा, जैसे मैंने कहा कि मेरी मिठाई का प्राइस है भाई 80 रुपीज़, ठीक है, 80 रुपये किलो है मेरी मिठाई, तो उसमें मैंने अपना सारे इंग्रेडिएंट का खर्चा तो जोड़ ही लिया होगा, वो जिस से भी बनी, चाहे वो शुगर से और उसमें जो भी लगता हो यार, बेसन, आटा,
मैदा, पनीर के लिए दूध, है ना, जो भी लगता हो। तो मैंने सारे अपने इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट जोड़ने के बाद ही अपना सेलिंग प्राइस तय किया होगा। तो इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू जो है अपनी नेशनल इनकम में ऐड कर देते हैं। और अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को फिर से ऐड कर देंगे तो क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक ही चीज़ मैंने 2 बार गिन ली, ठीक है, इसीलिए हम इसको कहीं भी ऐड नहीं करते। देन वैल्यू एडिशन की बात करें तो फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, नो वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए तैयार है, इनको खरीदो, कंज्यूम करो। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, दैट इज सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन रह जाता है, कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, यानी कि फर्दर प्रोडक्शन की अभी इन्हें ज़रूरत है। फिर प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें तो फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है कि अभी उसमें और प्रोडक्शन की ज़रूरत है, जैसे अभी उसकी शुगर से मिठाइयाँ बननी बाकी हैं, ठीक है ना, तो अभी वो क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री का अंदर अंदर ही है, अभी वो फाइनल गुड बना नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो फाइनल गुड्स में मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन और कार परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में बात करें तो मिल्क यूज इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल, कोल यूज इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। ठीक है, चलिए, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओह, ये क्या हो गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोट्स, नोटिफिकेशन सब वहाँ पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।